नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। द बोरिंग डायरी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि जो रिसेंटली ट्रम्प का व्यवहार रहा है विज़ावी इंडिया, तो उसको लेके जो ऑपरेशन सिंदूर पे और ओवरऑल भारत के और यूएस के जो बायलैटरल रिलेशंस है उनमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका हम थोड़ा बहुत एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इस बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल सिचुएशन से डील कर सकते हैं वाया हिज फेवरेट टर्म दैट इज़ ट्रेड। और उसी को देखते हुए हम आज के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने जानने पहचानने वालों से इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमें थोड़ी ज़्यादा रीच मिल सके। तो उसी के साथ वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के का जो युद्ध विराम था, यहाँ पे मैं युद्ध विराम का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जैसा कि गवर्नमेंट ने क्लियरली एक बात बोली है, सरकार ने एक बात बोली है, प्राइम मिनिस्टर ने एक बात बोली है कि ये जो है, ये जो ऑपरेशन सिंदूर है उसका अ, उसका सीज़ फायर नहीं हुआ है। वहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक पॉज़ लिया गया है और गिवन इन केस जो हमारे महान फील्ड मार्शल है, नए-नए बने फील्ड मार्शल है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उनकी इच्छा होती है कि और कोई नया एडवेंचर किया जाए भारत में, तो ऑपरेशन सिंदूर फिर से उसी इंटेंसिटी के साथ शुरू होगा। सो बीइंग सेड दैट जब हमने ऑन ऑन 9th या 10th 9th या 10th मई को देखा कि भारत के और पाकिस्तान के सीज़ फायर या फिर युद्ध विराम के डिक्लेरेशन से पहले ही डोनाल्ड ट्रम्प, जो कि जिनका कि इस इन दोनों कंट्रीज़ के कॉन्फ्लिक्ट से एज़ सच कोई लेना देना नहीं है, तो वो पहले इन दोनों कंट्री का सीज़ फायर डिक्लेयर कर देते हैं उनके अपने सोशल मीडिया, जिसका नाम है कि ट्रूथ सोशल। तो ये एक बहुत ही अजीबो-गरीब विचित्र सी चीज़ हुई और इसको मैंने भी जब पहली बार देखा तो मैं काफ़ी चौंक गया था। अ, जो अब ये कैसे हुआ? क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि शुरुआत में जेडी वैंस हो, चाहे मार्को रूबियो हो और इवन प्रेसिडेंट ट्रम्प हो, शुरुआत में यानी कि 6, 7, 8 ऑफ मई तक ये सभी लोग ये बता रहे थे कि ये दोनों कंट्रीज़ का आपसी मामला है और ये दोनों कंट्री अपने आप में सुलझा लेंगी। एंड बस इतना इंटरफेरेंस या फिर इंटरफेरेंस इतना ही तक था कि दोनों कंट्रीज़ को थोड़ा-सा रिस्ट्रेंट मेंटेन करना चाहिए। बट ये जो है, ये जो टोन है, ये सडनली बदल गया, स्पेशली आफ्टर द सक्सेसफुल इंडियन एयर फोर्स कैंपेन ऑन 11 पाकिस्तानी एयर बेसेस। और उसके बाद से हमने देखा कि उस टाइम पे उस कैंपेन के बीच में उस सक्सेसफुल बॉम्बिंग के बीच में ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से यूएस को बीच में इंटरवीन करना पड़ा। हम उस कैंपेन के बाद से ये कह सकते हैं कि इंडियन एयर फोर्स या फिर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इन जनरल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फुट पे थी और सडनली उसके बाद हम देखते हैं कि सीज़ फायर डिक्लेयर हो गया। अब सीज़ फायर जब डिक्लेयर हुआ तब ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि दिस वाज प्योरली बायलैटरल और डीजीएमओ ऑफ पाकिस्तान की ओर से एक कॉल आया था और एट 3:35 पीएम फॉर टू रिक्वेस्ट सीज़ फायर। और उसके बाद हमने थोड़ी 2 ढाई घंटे बाद अब हमारी ओर से सीज़ फायर का डिक्लेरेशन दिया वाया हम जिसका कि डिक्लेरेशन एक हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री जी ने किया था। अब ये जो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री जी द्वारा, उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो सीज़ फायर के बारे में था, उन्होंने ये उसमें अपने पोस्ट में कुछ ऐसा लिखा कि हमने ये या फिर मैंने ये हमने वो नहीं बात करते हैं, वो हमेशा मैं ही बहुत ही अटेंशन सीकिंग पर्सन है, तो वो हर चीज़ का क्रेडिट खुद पे लेना चाहते हैं। तो उनके पोस्ट में भी ऐसा ही था कि उन्होंने पर्सनली ये सीज़ फायर ब्रोकर किया है
और अगर ये सब नहीं होता तो बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी उन्होंने कि कैसे दुनिया ख़त्म हो जाती, को लाखों लोग मर जाते। मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं था। और अगर था भी तो ये चीज़ें, ये बात जो थी वो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा किए गए सक्सेसफुल कैंपेन की वजह से थी कि पाकिस्तान को एक सीज़ फायर रिक्वेस्ट करनी पड़ी, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि आफ्टर 1971 वो जब दोनों कंट्रीज़ के पास जो एटमी हथियार थे वो नहीं थे, तो उसके बाद उन्होंने कभी ये नहीं सोचा होगा, उनके सो कॉल्ड न्यूक्लियर अम्ब्रेला के बाद भी कभी भारत इतना सक्सेसफुली उनके 11 एयरफील्ड्स पे सॉर्ट ऑफ स्ट्राइक करेगा। व्हाई डू आई कॉल इट सॉर्ट ऑफ? क्योंकि हमने उन एयर बेसिस को तबाह नहीं किया, हमने उनको एक मैसेज के तौर पे कुछ कुछ उनके सिलेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया उन एयर बेसिस पे। सो मेरे ख्याल से 1971 के बाद ये सब पहला एक ऐसा कैंपेन है जहाँ पे हमने इतना पाकिस्तान के लेंथ और विड्थ पे इतना डीपली कैंपेन किया है, एक एयर कैंपेन किया है। और बहुत लोगों का ये कहना था कि एयर फोर्स हमारी कमज़ोर कड़ी होगी, जो कि आज यानी कि आज की तारीख में ये एक बहुत ही ज़्यादा गलत बात साबित हो चुकी है। सो ऑल कुडोज टू इंडियन एयरफोर्स। अब वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि क्या रीजंस हो सकते हैं कि पाकिस्तान को बचाने यूएस को इस तरीके से बीच में कूदना पड़ा। देखिए, पहला तो है कि जो सबसे बड़ी बात होती है कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल बायर्स ऑफ अमेरिकन वेपन्स। सो पाकिस्तान हमेशा से ही एक बहुत क्रिटिकल कस्टमर रहा है यूएस से हथियार खरीदने के मामले में। और इसी का जो एक लॉयल्टी है या फिर एक पे बैक है जो यूएस एज अ गारंटी पाकिस्तान को देता होगा, क्योंकि यूएस भी जानता है, पाकिस्तान खुद भी जानता है कि इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया, कन्वेंशनल केस में, कन्वेंशनल सिनेरियो में पाकिस्तान नहीं हैंडल कर पाएगा भारत को, जो हमने देखा भी। तो जब उनको लगा कि उनके मोस्ट क्रिटिकल एयर बेसिस पे अब बहुत ही ईज़िली उनको टारगेट किया गया है, तो उनके पास कोई और चारा नहीं था तो उनको यूएस के पास जाना पड़ा टू रिक्वेस्ट देम टू आस्क इंडिया टू डी एस्केलेट। अब हमने ये देखा कि यूएस ने इसका एक सॉर्ट ऑफ पे बैक किया। अब ये पे बैक सिर्फ यूएस आर्म्स के रूप में नहीं है, ये पे बैक उनका पाकिस्तान के ओवरऑल रोल सिंस 1970s जो यूएस ने अफ़गानिस्तान में ऑपरेशंस किए हैं, यूएस ने बहुत सारे मिडिल ईस्ट में ऑपरेशन किए, और आगे आने वाले टाइम में ईरान में अगर कोई ऑपरेशन होता है तो अगेन वहाँ पे पाकिस्तान का एक क्रिटिकल रोल रहेगा इन यूएस ऑपरेशंस। सो इसका फ़ायदा ऑल थ्रू आउट पाकिस्तान को मिलता था और मिलता रहेगा। इवन इन फ्यूचर जब अगर ईरान के साथ यूएस का कोई मसला होता है, सो उसमें अगेन पाकिस्तान एक क्रिटिकल रोल प्ले करेगा, बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड लॉजिस्टिक्स। सो इसका एक जो फ़ायदा है वो पाकिस्तान ऑलवेज़ उठाएगा इन फेवर जो है, ऑलवेज़ उसका पे बैक मांगेगा यूएस से। सो ये अनदर पॉइंट है। पहला पॉइंट था कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ जो पाकिस्तान है वो प्रीमियम बायर्स है, प्रीमियम ना भी सही बट एक कंसिस्टेंट बायर है ऑफ अमेरिकन प्रोडक्ट्स। अभी के केस में जो सबसे बड़ा उनका या फिर मेन प्रोडक्ट है वो F-16 और उसके एमरैम मिसाइल्स है। उसके अलावा जो लॉकहीड मार्टिन के कुछ रेडार्स उन्होंने खरीदे थे, पाकिस्तानियों ने खरीदे थे, जो कि जिनमें से कुछ को इस स्ट्राइक में भारतीय भारतीय एयरफोर्स द्वारा ध्वस्त किया गया। सो अगेन ये एक और रीज़न था। नेक्स्ट एक बड़ा रीज़न है कि यूएस नहीं चाहता है कि पाकिस्तान कम्प्लीटली चाइना के पॉकेट में चला जाए।
और मेरे ख्याल से पाकिस्तान भी यही नहीं चाहता है, और पाकिस्तान इसको बहुत कनिंगली यूज़ करता है इन इट्स फेवर टू गेट लोन्स और गेट ऑल सॉर्ट ऑफ फेवर फ्रॉम बोथ द साइड। सो पाकिस्तान जो है इस तरीके के ग्रे एरियाज में खेलने में एक्सपर्ट है। उन्होंने 1970s या फिर थ्रू आउट जो यूएस के ऑपरेशंस अफ़गानिस्तान में, इराक में, या फिर कहीं भी, मोस्टली अफ़गानिस्तान में चल रहे थे, तो बहुत इजीली पाकिस्तान ने एक डबल टाइमिंग किया यूएस के खिलाफ। और इन दी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन एक्नॉलेजेस इट। यूएस मानता है कि पाकिस्तान ने कई बार उनके साथ डबल गेम किया, बट अनफॉर्चुनेटली उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है इन रिप्लेसमेंट ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज इन अ वे पाकिस्तान लोकेशन इज इट्स बिगेस्ट एसेट। सो वहाँ पे जो पाकिस्तान का जो लोकेशन है, इट गिव्स यूएस द एक्सेस टू एंटायर मिडल ईस्ट, बी इट अफगानिस्तान, बी इट ईरान एंड अदर क्रिटिकल मिडल ईस्टर्न लैंड मासेस। उसके बाद जो था कि एक अगेन जब ये युद्ध चल रहा होगा, मोस्टली उन्होंने एक न्यूक्लियर कमांड का मीटिंग किया था, और जो एक किराना हिल्स के पास सपोजिडली या फिर एलिजेडली एक प्रोजेक्टाइल गिरा था। सो उसके कारण भी मेरे ख्याल से एक न्यूक्लियर बोगी रेस की थी पाकिस्तान ने वॉशिंगटन में जाके, जिसकी वजह से यूएस को बीच में इंटरफेयर करना पड़ा। नॉट बिकॉज मेरा ये मानना है कि ये कोई इल विल में नहीं किया था, अगर ये सिनेरियो ट्रू है तो, क्योंकि यूएस का एक ऐसा कॉन्शियंस है कि उन्होंने जब न्यूक्लियर वॉर किया, न्यूक्लियर जो वेपन बनाया था, सो उसके बाद से वो एक तरीके से अपने आप को एज अ वॉच डॉग देखते हैं कि इट इज़ अप टू देम टू स्टॉप एनी काइंड ऑफ न्यूक्लियर कैटास्ट्रॉफी इन टर्म्स ऑफ कन्वेंशनल वॉर। सो वो एक तरीके से इस मामले में सॉर्ट ऑफ खुद को वर्ल्ड पुलिस मानते हैं। सो इसलिए एक वो भी एंगल हो सकता है वाई यूएस इंटरफेयर्ड इन टर्म्स ऑफ ब्रोकरिंग अ सो कॉल्ड और रिक्वेस्टिंग टू ब्रोकर अ सो कॉल्ड सीज फायर। अगेन उसके बाद अगर हम फर्दर इसमें आगे जाए तो एक और चीज़ टिपिकल थी कि क्रेडिट लिया गया। ठीक है, वो क्रेडिट ट्रंप ने लिया, बट उन्होंने बताया कि उन्होंने सॉर्ट ऑफ भारत को धमकी दी या फिर हड़काया कि हम ट्रेड का इस्तेमाल करेंगे टू सबड्यू इंडिया और सबड्यू पाकिस्तान, और हम या तो ट्रेड को कम करेंगे या ट्रेड को ज़्यादा करेंगे, और उसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने एक सीज़ फायर एक्सेप्ट किया। मेरे ख्याल से ये टिपिकल ट्रम्प का बड़बोलापन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस केस में जो कश्मीर इशू है, ये दोनों कंट्री के लिए एक बहुत ही नॉट जस्ट स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट इशू है, बट इट्स अ वेरी इमोशनल इशू एज वेल। तो दोनों कंट्रीज इसको बेयरली ट्रेड के नाम पे या पैसों के नाम पे गिव अप करने को तैयार नहीं होगी। ये टिपिकल ट्रम्प का तरीका है, और मोस्टली जब इन्होंने ये लाइन बोली कि मैंने दोनों पार्टीज़ को बोला कि आप अगर ये जो आपके बीच में इशू चल रहा है, मसला चल रहा है, अगर आप इसको नहीं रोकेंगे तो मैं आपके साथ ट्रेड नहीं करूँगा, या फिर अगर रोक दोगे तो मैं ट्रेड ज़्यादा करूँगा। तो मैंने बेसिकली ट्रेड यूज़ किया, ट्रम्प ने ट्रेड को एज अ टूल यूज़ किया टू ब्रोकर अ सीज फायर। मेरे ख्याल से ये जो लाइन था, ये इंटरनेशनल मीडिया या फिर इंटरनेशनल कंजम्पशन के लिए नहीं था। इट वाज मोर फॉर यूएस ऑडियंस, और वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुद को एज अ मसीहा पुश करते हैं, लाइक मसीहा फॉर यूएस ट्रेड डोमिनेंस। तो वो अपने को वो जो ट्रेड वाला पार्ट है वो मोस्ट सर्टेनली और एक डोमेस्टिक यूएस डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए था, बट इवेंचुअली वो इंडिया में भी वो बात सुनी गई और उसके रिएक्शंस आने लगे।
और ये बताया गया कि एज ए भारत झुक गया, और यहीं से एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट होता है कि हम भारत ने ऑलवेज ये मेंटेन किया है कि कश्मीर ये एक बायलैटरल इशू है। और अब हम, पहले तो कश्मीर एक बायलैटरल इशू है, अब हमने कश्मीर से रिलेटेड बायलैटरल इशू जो है उसको और ज़्यादा स्पेसिफाई कर दिया है इन टर्म्स ऑफ कि अगर कश्मीर पे कोई बात, कश्मीर तो पहले कोई बात ही नहीं होगी, अगर कश्मीर पे कोई बात होनी है तो भारत का स्टैंड है वो इसी बात पे होगी कि पीओके कब भारत के पास वापस आएगा। बस यही इकलौता डिस्कशन पॉइंट होगा, उसके अलावा कश्मीर को लेके भारत कोई और ज़्यादा डिस्कशन करना ही नहीं चाहता, और ये बायलैटरली भी नहीं करना चाहता, और राइटफुली सो, बिकॉज एज वी ऑल नो कश्मीर legally annexed to India through the succession bill or succession act, so whatever the name was. Again, so this isn't even a bilateral issue. POJK has been illegally occupied, और जो भी कश्मीर से रिलेटेड बात होगी दोनों कंट्रीज के बीच में वो सिर्फ पीओके से रिलेटेड होगी। दैट्स इंडियाज क्लियर कट स्टैंड। अब उन्होंने जो ये बात बोली कि आई विल यूज़ ट्रेड, उसके बाद आई विल हेल्प दी टू कंट्रीज टू सॉर्ट ऑफ कम टू अ डील ऑन कश्मीर। सो ये दोनों चीज़ें जो बातें थी, ये मेरे ख्याल से भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के जो रिलेशन है उस पर इम्पैक्ट डालेगा। कितना डालेगा ये समय ही बता सकता है, बट जो भी इसका इम्पैक्ट होगा वो नेगेटिव इम्पैक्ट ही होगा। आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे भारत में बहुत सारे लोग थे जो ट्रम्प को एज अ मसीहा मानते थे, मोस्टली राइट विंग फोकस्ड लोग थे, बट इस इंसिडेंट के बाद आई थिंक वी शुड बी मोर फोकस्ड अराउंड कि ये आदमी बहुत ट्रांजैक्शनल है, और इसके साथ हमको बहुत ही टैक्टिकली केस टू केस बेसिस पे डील करना पड़ेगा। अगर इसमें बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि हमें यूएस को सबक सिखाना पड़ेगा इस मामले में। मेरे ख्याल से हम सबक सिखाने के मोड में या फिर हालत में फ़िलहाल नहीं है, बिकॉज मैं यहाँ से अब एक और स्टेप आगे लूँगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे क्रिटिकल नीड्स है जो यूएस से पूरे होते हैं। उसमें से जो सबसे बड़ा क्रिटिकल नीड है वो है हमारा जो इंडिजिनस फाइटर जेट है LCA तेजस, उसका जो एग्जिस्टिंग इंजन है, और LCA तेजस Mark 2 उसका जो आने वाला इंजन है, और AMCA का जो फर्स्ट पार्ट है उसका जो इंजन है वो यूएस से आना है। और अगर वो इंजन नहीं आएगा तो जो इंडियन एयरफोर्स की क्रिटिकल शॉर्टफॉल ऑफ स्क्वाड्रंस है वो पूरे नहीं होंगे। इवन इफ हम रफाल खरीद लेते हैं 144, उसके बाद भी इंडियन एयरफोर्स को 200 से 300 फाइटर जेट, या फिर 200 से 300 फाइटर जेट और चाहिए होंगे। सो इवन इफ हम रफाल ले लेते हैं तो हमारे सारे नीड्स कंप्लीट नहीं होंगे, एंड उसके लिए हमें तेजस की बहुत ज़रूरत है। और उसके लिए हमें तेजस के इंजन जो है, जो कि यूएस से आते हैं, उनकी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है, वो भी इमीडिएटली रिक्वायरमेंट है। अब कई लोग बोलेंगे कि हम खुद इंजन पे इन्वेस्ट क्यों नहीं करते हैं, वाई हैज़ DRDO फेल्ड। आप मेरे लाइव सेक्शन पे जाके DRDO कावेरी से रिलेटेड जो डिटेल्ड लाइव था, जहाँ पे मैंने 1-1.5 घंटे में इस पूरे सिनेरियो को समझाया था ये क्या है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आई सेक्शन में आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। सो बीइंग सेड दैट, हमारी कई क्रिटिकल डिपेंडेंसीज है रिलेटेड टू डिफेंस, सो उसके लिए हमें यूएस से रिलेशन बनाए रखना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम मैं जैसा कि मैंने पहले बोला, ऑन अ केस टू केस बेसिस हम यूएस को कहीं ना कहीं झटका दे सकते हैं, जिनमें से पहला डिफेंस डील जिसको कि हम झटका देने के लिए यूज़ कर सकते हैं वो है स्ट्राइकर डील। सो एज सच मैंने आपको मेरे पिछले लाइव में भी बताया, पिछले मीन्स प्रीवियस कुछ लाइव्स पहले बताया था कि कैसे स्ट्राइकर डील इज़ इन इट सेल्फ अ वेरी
बोगस डील और जो स्ट्राइकर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है उससे बेटर ऑल्टरनेटिव्स इंडिया की प्राइवेट सेक्टर कंपनीज बना रही है, और इसलिए स्ट्राइकर को इंडक्ट करने का कोई मतलब नहीं है। एंड इवेंचुअली दैट व्हीकल फेल्ड इन दी ट्रायल्स इन लद्दाख। सो उस डील को स्क्रैप करके हम एक मैसेज दे सकते हैं, बट एट द सेम टाइम हम एक कैरेट एंड स्टिक का अप्रोच अपनाते हुए इस डील को कैंसिल करने के बाद हम G404 और 414 से रिलेटेड जो तेजस का इंजन है उसको साइन कर सकते हैं। कुछ फर्स्ट फेज ऑफ द ट्रेड डील यूएस के साथ साइन कर सकते हैं। सो हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम थ्रू एंड थ्रू यूएस के अगेंस्ट जाए, क्योंकि हमारी कुछ क्रिटिकल डिपेंडेंसीज है जिनको हमें एड्रेस करना पड़ेगा ओवर 5 to 10 ईयर्स, एंड ये होंगी। जैसे कि AMCA के नए इंजन पे डील पे बात चल रही है, सो AMCA Mark 2 के इंजन पे, सो इट विल बी साइंड पॉसिबली बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर और मे बी बाय मिड नेक्स्ट ईयर। सो ये डिपेंडेंसीज एक दिन में ख़त्म नहीं होती है, इन डिपेंडेंसीज को धीरे धीरे ख़त्म करना पड़ता है। बट जब तक ये डिपेंडेंसीज ख़त्म नहीं होती है, इट इज़ आवर सोल ड्यूटी कि हम इस पूरे सिचुएशन को बहुत ही टैक्टफुली डील करें, बहुत ही ठंडे दिमाग से डील करें। एट द सेम टाइम जो हमने ज़्यादा एक कॉमराडियर और ब्रावाडो या ब्रदरहुड टाइप ट्रम्प को समझ रखा था, ये बात ख़त्म होनी चाहिए। एंड बीइंग सेड दैट, फाइनली यही है मेरा कंक्लूजन कि फर्स्ट पॉइंट, पाकिस्तान इज़ अ क्रिटिकल ally for the United States in containing Iran and controlling overall Middle East activities, especially in Afghanistan and Iran and other places where US is active in Middle East. अगेन उस केस में इंडिया उनके मिडिल ईस्टर्न पॉलिसीज़ में कहीं फिट नहीं आता है, बट इंडिया बिकम्स क्रिटिकल फॉर द यूएस व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद चाइना। सो दैट इज़ हाउ दे सी द वर्ल्ड। अब ऐसे सिनेरियो में हमको इफ़ हमारा जो फर्स्ट फोकस होना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो इंडिजिनस डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ है, मिसाइल्स के मामले में वी हैव डन एक्सट्रीमली वेल, बट हम कहीं ना कहीं फाइटर जेट से पहले फाइटर जेट के इंजन बनाने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। सो हमें फाइटर जेट इंजन को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा जल्द से जल्द। अब जल्द से जल्द का मतलब ये नहीं होता है कि 1-2 साल, इट टेक्स अराउंड 10 to 12 years टू एटलीस्ट गेट टू अ स्टेज कि जहाँ पे आप एक प्री कमर्शियल वर्दी इंजन बना सके। सो उसके लिए काम हमें आज से ही शुरुआत करना पड़ेगा। सो दैट इज़ अनदर थिंग। अगेन, जैसा कि ये बात सही कही, मेरे ख्याल से सरकार ने एक बात सही करी है कि ऑपरेशन सिंदूर को कम्प्लीटली स्थगित नहीं किया गया, बंद नहीं किया गया। इट इज़ अ ऑनगोइंग प्रोसेस, और मेरे ख्याल से जो हमारी एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ है उनको अपना काम करते रहना चाहिए टू डू सफाई अभियान जो धीरे धीरे जो कि चल भी रहा है। आपने देखा होगा कुछ कुछ सफाई अभियान पाकिस्तान में अननोन लोगों ने किया है। सो ओवरऑल मेरा ये मानना है कि इस इंसिडेंट के बाद से भारत का जो फोकस रहेगा रिगार्डिंग यूएस रिलेशनशिप, वो थोड़ा ज़्यादा धीरे हो जाएगा या फिर थोड़ा सा कॉशियस हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो आउटरीच है, अब हमें थोड़ा सा यूएस में इन्वेस्ट करना पड़े, यूएस की मीडिया में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जैसे कि चाइना ने किया है, बाकी कंट्रीज़ ने किया है। और जैसा कि हमने कतर के केस में देखा कि कतर इज़ बाइंग इन्फ्लुएंस फ्रॉम ट्रम्प बाय गिफ्टिंग ऑल सॉर्ट ऑफ स्टफ। सो हम गिफ्ट तो नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट व्हाट वी कैन डू इज़ डू प्रॉपर रीच आउट्स इनटू द अमेरिकन मीडिया एस्टेब्लिशमेंट, जहाँ पे हम अपने नैरेटिव को सेल कर सकें। वहाँ के डिप्लोमेट्स पे रीच बढ़ानी पड़ेगी, और उसके बाद हमें फाइनली एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ हाउ टू हैव अ बेटर
डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ ऑल अदर कंट्रीज़। ये जो हम हर जगह जाके भाईचारा और दोस्ती मैत्री करते हैं, हमें कहीं ना कहीं एक कैरेट एंड स्टिक वाला अप्रोच भी लाना पड़ेगा, जहाँ पे जो कंट्रीज़ हमारा ख़राब करती हैं उनके साथ हम उसी तरीके का रेसिप्रोकल बिहेवियर करें। अननेसेसरी फ्रेंडली होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूएस के केस में हमें थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कुछ क्रिटिकल डिपेंडेंसीज है। बट अगेन यूएस के केस में जो ट्रम्प से रिलेटेड जो हमने फैंडम देखा है, वो दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। हमें केस टू केस बेसिस पे डील करना पड़ेगा। जहाँ भी हमें लगता है कि ये डील नॉट वर्थ इट है, जस्ट कैंसिल इट, लेट द मैसेज गो। और जहाँ पे लगता है कि ये डील वर्थ इट है, थोड़ा सा ज़्यादा पैसा दे दो, थोड़ा सा ज़्यादा उनको क्रेडिट दे दो। उसके बाद अगेन आउटरीच, मीडिया आउटरीच हमें बढ़ानी पड़ेगी इन वॉशिंगटन एंड न्यूयॉर्क। तो इसी के साथ आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार, जय हिंद।